देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज गणित को आसान करने के लिए हम पहुंचे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा हमें बताएंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में। और साथ में है हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव के कुछ छात्र। तो चलिए जानते हैं क्या होती है प्रायिकता और किस तरह से उसे गणित की लैंग्वेज में सॉल्व किया जाता है, यानी कि कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से अपनी डेली रूटीन लाइफ में हम उसको रिलेट करते हैं। इन सब विषय के बारे में चलिए आज जानते हैं गणित हुआ आसान के इस अंक में। बेटा, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, IIT कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रायिकता। ऑलरेडी इस पे 2-3 एपिसोड हम डिलीवर कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम मुनफीदा। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है सरीना। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम साहिना है। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम मुस्कान है। मेरा नाम सोल्जर है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आरसगनी, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम धौली है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मंजू, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 10th क्लास पढ़ती हूँ, मेरा नाम पूनम है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरा नाम अफसाना है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरा नाम आयशा। मेरा नाम विजेंद्र, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम विजेंद्र, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम आरिफ मोहम्मद है, मैं नंगलपंड जिले का रहने वाला 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मंजीत है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम राधा कृष्ण प्रजापति है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आलिम खान है, मैं कक्षा 10th का लड़का हूँ। तो प्रायिकता के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ जानते हैं प्रायिकता के बारे में? प्रायिकता होती क्या है? कभी पढ़ा है चैप्टर ये? ठीक है, क्या होती है प्रायिकता? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेटा, जब हम प्रायिकता के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमें चांसेस की बात करते हैं, लक की बात करते हैं। हमारे डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में हम अनश्योर होते हैं, कोई श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं मैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं। घटनाएं नॉर्मली 3 प्रकार की होती हैं। आपने सुना हो, निश्चित घटनाएं होती हैं, असंभव, अनिश्चित। निश्चित घटना, जैसे मैं 2 को 2 में ऐड करता हूं, कितना आता है? कोई बताए? आप बताओ बेटा। 2 को 2 में ऐड करते हैं, कितना आता है? 2 को 2 में जोड़ने पे कितना आता है बेटा? 4। पक्का? 5 तो नहीं आता है? ठीक है, 2 को 2 में जोड़ना 4 आता है, इसका मतलब निश्चित घटना है। ठीक है, 5 तो नहीं आता ना? 6, 7, 8 नहीं, निश्चित। सूरज का पूर्व से निकलना निश्चित? पक्का? पश्चिम से तो नहीं निकलता है ना? चलो, अब जो घटना निश्चित नहीं होती है, दूसरा केस होता है आपका असंभव। सूरज का पश्चिम से निकलना असंभव। ठीक है, 2 और 2 5 होना असंभव। ठीक है, और जो घटना निश्चित नहीं होती है और असंभव नहीं होती है, वो क्या होती है? अनिश्चित। ठीक है, जिसके बारे में संभावनाओं की बात करते हैं, है ना? जैसे हमने कहा एक कॉइन उछाला गया। ठीक है, आप बताओ, जब कॉइन उछाला तो कौन कौन से पहलू होते हैं उसके? एक सिक्का उछाला गया, सिक्का के पहलू कौन कौन से होंगे? हेड और टेल। हेड और टेल, कोई ना कोई परिणाम तो आएगा ना? पक्का? या तो हेड आएगा, टेल आएगा। ऐसा तो नहीं है कोई श्योरिटी हेड ही जाएगा, है? या ऐसा भी नहीं कि कोई कुछ आए ना हेड आए ना टेल आए। जो घटनाएं आपकी निश्चित भी नहीं होती हैं और जो असंभव भी नहीं होती हैं, वो क्या होती है? अनिश्चित। और अनिश्चित का मतलब होता है संभावना की बात। और हमारी डेली लाइफ में जब कोई संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, सिर्फ हम संभावना की बात करते हैं, वहां पे आपका प्रायिकता का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। होता है ना? आप घर से निकले हो, कॉलेज के लिए आते हो, कॉलेज का टाइमिंग क्या है? 10। क्या कई बार ऐसा लेट हो गए आप?
घर से तो सोच के चले थे ना 10 बजे पहुंचोगे, लेकिन लेट हो जाते हैं, कई बार जल्दी पहुंच जाते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो जहां आपकी संभावनाएं आ जाती हैं वहां पे आपका जो कंसेप्ट डेवलप हो जाता है वो होता है प्रायिकता का, वहां से प्रायिकता स्टार्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, बेसिक। अब उसके बाद करते हैं हम बात घटनाओं की। हमारी जितनी भी डेली लाइफ में घटनाएं होती हैं उन्हीं के बिहाफ पे हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारी घटना, जैसे निश्चित होना कोई मतलब निश्चित कोई घटना होती है ना, असंभव भी घटना होती है ना। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसमें से जिस घटना के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है आपका स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, कोई आइडिया? स्वतंत्र का मीनिंग बताओ मुझे पहले, कोई बच्चा बताएगा स्वतंत्र का मीनिंग? कितने बच्चे जानते हैं? आप बताएं बेटा, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? मेरा नाम शिवराम है, मैं कक्षा 10 का स्टूडेंट हूँ। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र नहीं, अब खुला रहना। ठीक है, फ्री हो, है ना, खुला रहना, ऐसा बोल रहे हैं। और कोई मतलब आप बताएंगे? हाँ, आजाद, ये बच्चा बोल रहा है। स्वतंत्र मतलब आजाद। स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद होना। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं घटनाओं की बात करूं तो घटनाएं भी स्वतंत्र हो सकती हैं, होती हैं स्वतंत्र घटनाएं। जैसे कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, स्वतंत्र घटनाएं। नाम बताओ अपना। आलिम खान। आलिम खान, आप खड़ो जाओ, नाम बताओ। तारिफ खान। ठीक है बेटा, एक तारीफ है एक आलिम है, दो बच्चे हैं। ठीक है, दोनों ने एग्जाम में मेहनत की, एग्जाम आया आपका फिजिक्स का, मैथ्स का एग्जाम है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, आलिम ने एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया, क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में और आलिम ने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, डन। ठीक है, तो क्या आलिम के क्वेश्चन को सोल्व करने से मैं ये इंप्लाइज कर सकता हूं कि दूसरा जो व्यक्ति है तो तारीफ भी वो क्वेश्चन सोल्व कर देगा? अगर पहले बच्चे ने, सुन लीजिए, दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने अगर क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो क्या इस बात से ये इंप्लाइज हो जाएगा, इस बात से ये हम संभावना व्यक्त करते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी क्वेश्चन सोल्व कर देगा? नहीं। पक्का है ना? तो ऐसी घटनाएं जहां एक के काम करने से या एक के घटने से दूसरी घटना पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी घटनाओं को बोलते हैं हम स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, बात समझ आती है? और एग्जाम्पल बताएं, कोई आइडिया जहां स्वतंत्र के बारे में बता सकते हैं हम? आपके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ऐसे। चलो मैं बताता हूं आपको। नाम बताओ अपना। कपिल कपूर। कपिल, आपका नाम कपिल है और एक व्यक्ति और है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण और कपिल। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं, एक तरफ राधा कृष्ण खड़े हैं और एक तरफ कपिल खड़े हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुने, एक कॉइन दिया जाता है, एक कॉइन समझते हैं, सिक्का, एक सिक्का दिया जाता है कपिल के हाथ में और एक सिक्का दिया जाता है राधा कृष्ण के हाथ में। ठीक है, अब मुझे सोच के बताएं, दोनों ने कॉइन उछाला, एक इन्होंने कॉइन उछाला कपिल ने, एक राधा कृष्ण ने कॉइन उछाला, सिक्का, और मैं जानना चाहता हूं कि जो हेड आए, जो कपिल ने कॉइन उछाला उस पे हेड आ जाए, उनके सिक्के पे हेड आ गया, तो क्या उनके सिक्के पे हेड आने से मैं ये इंप्लाइज कर सकता हूं कि जो दूसरे व्यक्ति हैं, राधा कृष्ण जो व्यक्ति हैं, उन्होंने जो सिक्का उछाला उसमें भी हेड आ जाए या टेल आ जाए? सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरे क्वेश्चन समझो। कपिल हैं, कपिल ने एक कॉइन उछाला और उस पर हेड आ गया, ठीक है, और उनके हेड आने से क्या मैं ये इंप्लाइज कर सकता हूं कि जो राधा कृष्ण है उन्होंने जो कॉइन उछाला उस पर भी हेड आ जाए? कोई शॉर्टी तो नहीं है ना? या टेल आ जाए, इस बात की शॉर्टी? दोनों में से एक आएगा तो निश्चित है, लेकिन इस बात का मैं इंप्लाइज तो नहीं कर सकता हूं कि अगर उनके केस पे हेड आ गया है तो इनके उछालने पे जो कॉइन पे उस पर भी हेड आ जाए, नहीं होता ना? तो ऐसी घटनाएं जहां दूसरे पे इफेक्ट ना डालती हूं क्या बोलते हैं हम उसे? स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, चलो बैठो बेटा, शाबाश। अब और कौन बताएगा मुझे? आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, मैंने कहा आप कॉइन उछालो, आपने कॉइन उछाल दिया, ठीक है, अब उस पर क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा? यस सर। तो क्या मुझे ये बताओ कि हेड आना और टेल आना, अगर इनके एक कॉइन पे हेड आ गया है तो दूसरी बार मैं बता सकता हूँ मैं टेल आएगा हेड आएगा? नहीं बता। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा एक बार में मैंने एक कॉइन को उछाला, एक पे हेड आ गया, हेड आ गया, हेड आने का मतलब कि अब मैं जब दूसरा जो चॉइस होगी वो कौन सी होगी? टेल की होगी, हेड की होगी? टेल की। भाई बैठ जाओ। अगर आपने एक कॉइन उछाला और कॉइन पे एक बार में पहला जो फेस है उस पे हेड आ गया, तो जो दूसरा पहलू होगा वो तो कौन सा होगा? आपका टेल होगा ना, निश्चित है तो, ठीक है। ऐसी घटनाएं, और जो घटनाएं स्वतंत्र नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं आप? डिपेंडेंट। घटनाएं दो तरह की होती हैं नॉर्मली, एक घटनाएं ऐसी होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में इंडिपेंडेंट इवेंट। दूसरी घटनाएं वो होती हैं जो घटनाएं आपकी जो कहते हैं डिपेंड करती है, डिपेंड मतलब परतंत्र बोलते हैं,
स्वतंत्र और परतंत्र दो तरह की घटनाएं होती हैं। स्वतंत्र घटना में एक के घटित होने से दूसरी घटना पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और लेकिन परतंत्र घटना में एक के घटित होने पे दूसरी घटना पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और एग्जाम्पल, एक बैग दिया हुआ है, बैग में 4 बोले दिए हुए हैं, ठीक है। ये बैग है, इसमें बोले हैं 1 2 3 4 करके मैंने बोल दे दिया, ठीक है। अब मुझे सोच के बताओ, मैंने बैग में हाथ डाला और बैग में हाथ डालने के बाद मुझे जो पहली बॉल मिली है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 पहली बॉल के लिए 1। और कोई आंसर? एक बैग में 4 बोले हैं बेटा, एक बॉल चूज करनी है मुझे, कितना होगा? 1/4 1/4। दूसरी बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी बॉल आप बताओ। 1/4 1/4, ठीक है। जो दूसरी बॉल की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4 होगी। तीसरी बॉल के लिए 1/4 और चौथी के लिए 1/4, ठीक है। अगर देख रहे हैं आप, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम होते हैं और उसमें बेटा यहाँ होते हैं कुल परिणाम, ठीक है। और यहाँ कितना होता है? तो जो टोटल नंबर ऑफ NS है जिसे हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ परिणाम, परिणाम कितने हैं? यहाँ पे 4 बोले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला फैक्टर होता है उसे बोलते हैं NE। NE के मतलब कि काउंटिंग जिसके बारे में पूछा जा रहा है। पहली बॉल की काउंटिंग कितनी? 1, ठीक है। तो जो यहाँ पे आएगा नंबर क्या आएगा? 1 आएगा। तो पहली बॉल के लिए जब पहली बॉल चूज करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरी बॉल की भी प्रोबेबिलिटी 1/4, तीसरी की भी और चौथे की भी। डन, ठीक है। अब सोच के देखें, अब हम बात करें डिपेंडेंट इवेंट की। मैंने आपसे ये बताया कि अगर सपोज करो ये बैग है, बैग में 4 बोले हैं। अब मैंने क्या किया? एक बॉल को निकाला, ठीक है। अब मुझे एक बॉल जो पहली बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4, ठीक है। मैंने क्या किया? जो पहली बॉल निकाल के बाहर रख दी। पहली बॉल चूज किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। पहली बॉल चूज किया और उसको मैंने निकाल के बाहर उसको रख दिया टेबल पे। अब बैग के अंदर कितनी बॉलें बचती हैं? 3। अब जब मैं दूसरी बॉल चूज करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्यों? क्योंकि जो NS है उसकी काउंटिंग कितनी है? 3। बैग में जितनी भी बोले बची हैं उसका नंबर कितना है? 3 बोले बची हैं। अब मुझे 3 बोलों में से एक बॉल चूज करनी है। तो मेरे जो अनुकूल परिणाम जिसके बारे में बात कर रहा हूं कितना है? 1। और टोटल नंबर ऑफ परिणाम कितने हैं? 3। तो फाइनली दूसरी बॉल चूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जहां E2 मेरी सेकंड बॉल है, कितनी है? 1/3, ठीक है। अब मैंने क्या किया? वो जो दूसरी बॉल चूज हुई है, सुने, जो दूसरी बॉल चूज हुई है उसको भी मैंने बाहर रख दिया। बैग में कितनी बोले बची हैं? 1/2 2 बोले बची हैं, ठीक है। अब मुझे पता है जो मुझे तीसरी बॉल चूज करनी है, तीसरी बॉल चूज करने के बाद जो मेरी जो तीसरी बॉल चूज करूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितनी होगी बेटा? 1/2। क्यों 1/2 क्यों होगी? क्योंकि जो मेरा टोटल परिणाम है, जो कुल परिणाम है, उनकी वैल्यू कितनी है? 2। और बॉल कितनी चूज होनी है मेरी? अनुकूल परिणाम 1। तो फाइनली आपको जो तीसरी बॉल चूज की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बैग में बॉल कितनी बची है? 1। अनुकूल परिणाम 1, संभव परिणाम, फाइनली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अच्छा, अब मेरे को सोच के बताएं। पहले जब मैंने क्वेश्चन डिफाइन किया था आपके सामने, मैंने कहा था कि 4 बोले पड़ी हैं, 4 बोलों के निकलने की अलग अलग प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। सबकी 1/4 थी। वो केस कब था? जब मैंने कोई बॉल चूज की और चूज करने के बाद उसको दोबारा ही बैग में डाल दिया हो, ठीक है। अब मुझे आपको डिफाइन करना है डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। बेटा सोच के देखो जरा, पहली बॉल, जब मैंने पहली बॉल चूज की उसको निकाल के बाहर रख दिया। पहली बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, ठीक है। अब जब दूसरी बॉल निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जब मैंने आपको बॉल निकाल के उसको बैग में रख दिया तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4 थी। लेकिन जब पहली बॉल मैंने निकाला और उसको बाहर रख दिया तो दूसरी बॉल चूज की, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/3। आपने देखा कि जो पहली बॉल निकली उसने दूसरी बॉल को इफेक्ट कर दिया है, दूसरी घटना को इफेक्ट डाल दिया ना, उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी ना पहली वजह से। जब पहली बॉल निकली तो दूसरी जो बॉल निकली निकलने की प्रोबेबिलिटी को उसने अफेक्ट कर दिया है। अगर ये वाला एग्जांपल कैसे शो करता है, मैंने बताया था आपको डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। अगर एक का घटना किसी दूसरी की घटना की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर जाता है तो हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल नहीं बनता डिपेंडेंट का, ठीक है बेटा। तो जब मैंने पहली बॉल निकाली, पहली बॉल निकालने के बाद वो दूसरी बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई? बदल गई, ठीक है। और जब दूसरी बॉल निकाली तो उसने तीसरी बॉल की जो निकलने की प्रोबेबिलिटी उसको अफेक्ट कर दिया है। तीसरी बॉल ने जब निकली तो उसने चौथी बॉल को अफेक्ट कर दिया है। तो फाइनली हम ये देख रहे हैं कि जो हर घटना है, पहली वाली घटना वो दूसरी वाली घटना को अफेक्ट कर रही है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है।
तो ऐसी घटनाएं जहां पे पहला वाला इवेंट, पहली वाली घटना दूसरी वाली घटना को अफेक्ट कर जाती है, प्रभाव डालती है, उसकी प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ता है, तो ऐसी घटनाओं को हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। हिंदी में परतंत्र घटनाएं क्या कहते हैं? हाँ, और जो घटनाएं आपकी डिपेंडेंट नहीं होती है, जो परतंत्र नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वतंत्र घटनाएं। हाँ, अब स्वतंत्र घटनाएं, परतंत्र घटनाएं, क्या अंदर समझ गया आप? ठीक है, चलो ये तो हो गया आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। ठीक है, तो मैंने बताया आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट घटनाएं। अब हम एक नई घटना के बारे में बात करेंगे जिसे बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर दोनों, जैसे जिस घटना के बारे में बात करें वो कभी साथ में घटित नहीं होती हैं, दोनों साथ में घटित नहीं होंगी, ऐसी घटनाओं को हम बोलते हैं परस्परजी। कोई एग्जांपल ऐसा, जैसे कॉइन का उछलना एक घटना है, उस पे हेड या टेल आना कैसी घटना है? मैंने बोल दिया हेड आना अपना में घटना है, ठीक है, टेल आना अपना में भी घटना है। क्या दोनों घटनाएं साथ में हो सकती हैं? अगर मैंने कोई कॉइन उछाला, कोई सिक्का उछाला, तो ऐसा हो कि दो एक ही बार में चित भी आ जाए और पट भी आ जाए? तो ऐसी घटनाओं क्या बोलते हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जित घटना, है ना? ठीक है, और कोई एग्जांपल, दिन और रात का होना एक साथ पॉसिबल है, तो ऐसी घटनाओं को क्या बोलेंगे आप? परस्पर अपवर्जी घटनाएं। और एग्जांपल, जहां पे एक साथ दो घटनाएं कभी नहीं हो सकती, जैसे पासा, समझते हो पासा? हाँ, लूडो खेलते हैं आप लोग, है ना, या सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं, वहां पे उसमें आपका जो पासा होता है उसमें कितने अंक होते हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब मुझे सोच के बताएं, क्या एक बार में मैंने पासा फेंका तो उस पे जो नंबर आएगा एक ही नंबर आएगा ना एक बार में? ऐसा तो नहीं होता कि एक पे पहली बार में 1 और 2 एक साथ आ जाए, एक टाइम में एक चीज घटना होती है। ठीक है, और एग्जांपल और क्या सकता है? सोच के बताओ। बादल गरज रहे हैं, बरसात हो सकती है। अच्छा, बादल गरज रहे हैं और बरसात हो सकती है, ये तो कुछ और सेंस में चला गया। किसी व्यक्ति का एक टाइम में 2 जगह उपलब्ध होना। आप क्लासरूम में बैठे हो, मान लो क्लासरूम आपका कौन सा है? एक रूम नंबर 1 दे रखा है, आपको क्लास में बैठना है, ये एक रूम नंबर 1 दे रखा है, दूसरा वाला दूसरा रूम नंबर। ठीक है, नाम से इंडिकेट कर दिया है, एक 1 है, एक 2 है। मैं चाहता हूं आप क्लास में एंट्री कर जाएं, तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि एक टाइम में आप दोनों क्लास में एंट्री कर जाओ? तो अगर क्लास में एंट्री करने को मैं घटना मानूं, प्रवेश करने को, तो दोनों एक टाइम में दोनों में से एक ही होगा, 2 घटनाएं कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना? तो ऐसी घटनाओं को क्या कहेंगे हम? परस्पर अपवर्जी घटनाएं, है ना? और एग्जाम्पल बताएं। घड़ी में 1 और 2 एक साथ नहीं बज सकते। हाँ, घड़ी का एग्जाम्पल, अगर कोई टाइम में 1 बजा है और मैं बोलूं कि 1 या 2 एक साथ बज जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, या तो 1 बजे गई, है ना? और महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना? क्या किसी टाइम में 2 महीने एक साथ आ सकते हैं? अपवर्जी घटनाएं। दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होते हैं, क्या एक टाइम में 2 दिन एक साथ घट सकते हैं? नहीं घट सकते। दिन और रात एक साथ घट सकते हैं? नहीं घट सकते हैं। और एग्जांपल, क्या कभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो एक टाइम में 2 घटनाएं एक साथ मना कर दो आप? मोस्टली काम ऐसे होते हैं जो एक टाइम में एक ही होता है। आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे हो, आपके एग्जाम 2 एग्जाम है, ठीक है, एग्जामिनेशन रूम में बैठे हैं, आपके 2 एग्जाम है, एक टाइम में एक ही एग्जाम दोगे ना आप, है ना? 2 एग्जाम, फिजिक्स और मैथ्स के एग्जाम एक टाइम में नहीं दे सकते ना? तो अगर एग्जाम देने की मैं घटना मानूं तो दोनों में से एक घटना आपके साथ में नहीं घटेगी। ठीक है, 2 वाहनों को एक साथ नहीं चला सकते, एक साथ नहीं चलाएंगे, 2 वाहने एक साथ नहीं चलेंगे। एक व्यक्ति अगर चाहे तो एक वाहन को एक साथ में चला सकता है ना? सही कह रहे ना? ठीक कह रहे ना? वहां पे 2 बाइकें हैं, इस बच्चे के पास 2 बाइकें हैं और ये चाहे तो भी इन दोनों बाइकों को एक साथ नहीं चला सकता। अगर बाइक चलाना आपका घटना हो तो दोनों बाइकों को एक साथ चलाना पॉसिबल नहीं है ना? तो घटना कैसी होगी? परस्पर अपवर्जी घटना होगी। तो फाइनली हम बात करें परस्पर अपवर्जी घटनाएं, एक शब्द में, जब दोनों घटनाएं साथ में घटित नहीं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परस्पर अपवर्जी। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं, जहां पे किसी एक का घटना दूसरी घटना को प्रभाव नहीं करता है। ठीक है, परतंत्र घटनाएं, जहां पे किसी एक घटना का घटित होना दूसरी घटना को प्रभावित करता हो, तो परतंत्र घटना हो जाती है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये बच्चा है एग्जाम में बैठा है और एक क्वेश्चन आ गया है ना? एक क्वेश्चन दे दिया है और एक क्वेश्चन ये भी बैठा है और ये दूसरा बंदा भी बैठा है, क्वेश्चन सोल्व हो जाना, क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ये घटना कैसी है? एक क्वेश्चन दे दिया है और 2 बच्चे क्लास में बैठे हैं और ये कहा जाता है कि आप ये बताएं कि क्वेश्चन सोल्व हो जाए, बस निश्चित है घटना। एक एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कंपटीशन का एग्जाम देने गए,
बैंक का एग्जाम देने गए, वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक आया, तो ये घटना कैसी घटना होगी? क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, शॉर्ट ही है, इस बात की निश्चित है आप? क्वेश्चन खुल हो जाएगा आप पे? नहीं है। असंभव घटना है, नहीं होगा हमेशा। तो बेटा आज हमने सीखा घटनाओं के बारे में। इन घटनाओं को हमने कहा परस्पर अपवर्ती घटनाएं और स्वतंत्र घटनाएं और आपकी परतंत्र घटनाएं। ठीक है, आज हम इसी एपिसोड को यहाँ फिनिश करते हैं। आने वाले टाइम में हम नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे नए कुछ घटनाओं को कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है बेटा, धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अब तो हमें उम्मीद है कि आपको प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी। और इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और साथ में थे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव के कुछ छात्र। साथ ही आपको लेके चलते हैं मोहन माध्यमिक विद्यालय की कुछ फैकल्टीज यानी कि अध्यापकों के पास क्या कहना है उनका गणित विषय के बारे में। चलिए जानते हैं क्या कहना है उनका गणित विषय के बारे में और साथ ही जानते हैं कि कैसे गणित को आसान किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब मोहन सिंह जी हैं हमारे पास जो कि साइंस पढ़ाते हैं मोहन माध्यमिक विद्यालय में। तो मोहन जी ये बताइए, सबसे पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। सर मैं बीएससी बीएड हूँ। यहाँ पे कितना समय हो गया आपको? मेरे को इसी साल आया हूँ सर मैं। अच्छा, इसी साल आए हैं? 8 महीने हो गए लगभग। 8 महीने हो गए। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस पढ़ाते हैं, कौन कौन सी क्लास? 5वीं से लेकर 10वीं तक। 5वीं से लेकर 10वीं तक का आप साइंस पढ़ाते हैं। तो साइंस बैकग्राउंड आपका है तो जरूर मैथ से भी जुड़े रहे होंगे। हाँ सर बिल्कुल। तो मैथ्स के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर रुचि लेकर पढ़ा जाए तो। बायोलॉजी से तो अच्छा ही है क्योंकि अब हम बायोलॉजी लिया ना तो उससे तो बहुत बेटर लगता है अब। पर उससे मैं नहीं लिया था तो अब थोड़ा अफसोस होता है। अच्छा, अब अफसोस होता है कि मैथ्स लेना चाहिए था। और साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में मैथ्स को लेके जो देखा जाता है कि हवा सा होता है, बच्चे डरते हैं मैथ्स को लेके, क्या रीजन आप समझते हैं? इसमें उनका मानसिक रीजन हो सकता है, कुछ घर से रिलेटेड रीजन हो सकते हैं, यही हो सकते हैं, या फिर उनकी साइकोलॉजी ऐसे बना रखी है ना। क्योंकि शुरू से सब करते हैं कि ट्यूशन जाते हैं, हम भी गए थे तो वो तो थोड़ा टीचर्स बना देते हैं, तो पहले से मेंटल है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना, ये रीजन हो सकते हैं। तो क्या चीज आप समझते हैं कि किस तरह से बच्चों का गणित आसान किया जा सकता है? गणित आसान, जैसे कि आप ये कार्यक्रम चला रहे हो तो ये भी बहुत काफी हद तक सहायता करेगा। एक उनकी जो बेसिक चीज है शुरू से उनको क्लियर करते चले तो काफी हद तक सहायता मिल सकती है। और उनको साइकोलॉजिकल उनको प्रेशर कम किया जाए, घर पे जाके उनको समझाया जाए, घर वालों को बताया जाए तो कुछ काफी ठीक हो सकता है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि गणित कोई हवा नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है और इसको अगर साइकोलॉजी आपकी ठीक है तो गणित बहुत आसान हो सकता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सरल सब्जेक्ट है अगर आप सोचो तो ऐसा, वरना कोई दिक्कत, सोचो तो बहुत कठिन लगे वरना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप करते रहोगे तो बहुत आनंद आता है इसमें फिर। और साथ ही चलते चलते क्या मैसेज आप देना चाहोगे अलवर की आवाज के जरिए स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी सब्जेक्ट हो अगर आप दिल से पढ़ोगे तो कुछ कठिन नहीं है, सारी चीज मेहनत है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ निर्भर करता है। अच्छा, प्रैक्टिस आप चाहते हैं कि होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे पहले उनके बारे में जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार बंधु है, मैं हिंदी और संस्कृत विषय पढ़ाता हूँ। और कितना समय हो गया आपको बच्चों को पढ़ाते हुए? इस स्कूल में तो 1 साल हुआ है, वैसे मेरे को बहुत पहले कई स्कूल में पढ़ाया है। अच्छा, तो पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है बच्चों को। तो बच्चों को तरह तरह से टैकल, तरह तरह के बच्चे मिलते हैं तो उनको उसी हिसाब से टैकल करना जरूरी होता है। उनकी IQ को देखना पड़ता है कि किसको कैसे पढ़ाया जाए, किसको किस स्तर पर पढ़ाया जाए और किसको क्या ज्यादा जरूरत है। हिंदी में कमजोर है तो हिंदी का उसी अनुसार, वर्णमाला का, और संस्कृत में कमजोर है तो उस हिसाब से तरह तरह का ज्ञान को बहुत जरूरी है समय समय पर। तो आप कौन सा मेथड आप समझते हैं कि टीचर्स को पढ़ाना चाहिए जिससे कि बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट ले ले, चाहे गणित हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, कि उनको आसानी से समझ में आए? देखो आजकल क्या नाम है, शिक्षा केंद्रित तो रही नहीं, ये है बाल केंद्रित शिक्षा। इस समय जो बालक जिस चीज में रुचि दिखाते हैं, यानी कि चाहे वो अपन चार्ट पे बनाकर दिखाएं या फिर बोर्ड पर बोल रहे हैं या फिर और कुछ भी तरीके से, या फिर उसको करते हुए अभ्यास के तौर पर साथ में सह पठन चल रहा है, उसके तरफ अगर हम दिखाएंगे तो जिसमें रुचि ले रहे हैं उस अनुसार वही हमारे को प्रणाली अपनानी चाहिए जिससे कि बच्चों को अंदर समझ में आए।
ऐसा नहीं है कि हम अगर अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं और बच्चे रुचि नहीं ले रहे, सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर वो तो हमारी निरर्थक गई मेहनत, ये समझो। इसलिए बच्चे जिस में भी रुचि लेते हैं उस तरीके से पढ़ाना जरूरी है। मतलब बेसिक आप चाह रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को पढ़ाना जाना चाहिए जिसमें बच्चे रुचि लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर अगर गणित की बात करें तो चूंकि आप भी अध्यापक रहे हैं और पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और आपका गणित कैसा रहा है? सर गणित मेरा बहुत वीक रहा है, क्योंकि गणित का मतलब जो मेहनती बच्चे होते हैं, यानी कि चाहे वो किसी भी विषय को ले लो, चाहे अपने दैनिक जीवन को ले लो, अगर दैनिक जीवन में भी मेहनत है, अच्छी करते हैं, तो उसका मैथ में भी चलता है। मेरा तो ये रूल है, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह से, क्योंकि मेहनत बहुत जरूरी होती है। जैसे कि हिंदी में एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान है, और रसरी आवत जात से सिलबत परत निशान। उसी प्रकार अगर मैथ का ये हिसाब है कि बार बार अगर हम अभ्यास करेंगे किसी चीज को, चाहे वो सूत्र हो, चाहे रूल हो, या चाहे कोई और भी कुछ मतलब प्रश्नावली का हो, अगर बार बार किसी चीज को अभ्यास किया जाता है तो उसको लिखने से जो दिमाग पर छप जाता है एक तरह से प्रिंट, वो उस प्रकार रटने से नहीं होगा उस बात। लेकिन लिखना बराबर अभ्यास जरूरी है हर चीज का। अभ्यास जरूरी है, यानी कि प्रैक्टिस। आप कहते हैं कि भी कोई भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और चूंकि हमारा रेडियो से एक प्रोग्राम चल रहा है गणित हुआ आसान, 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों का गणित आसान करने के लिए हम निकले हैं, तो आज आपके स्कूल में भी पहुंचे हैं, तो आप कितना कारगर समझते हैं कि रेडियो से गणित आसान हो सकता है? सर रेडियो से तो गणित कुछ मतलब आप ज्ञान वैसे मौखिक ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन वैसा ज्ञान है जिस प्रकार से तरीके का, अगर बच्चों को हम देख नहीं रहे किस प्रकार के बच्चे सुन रहे हैं प्रोग्राम, उनके तरीके से अगर वो प्रोग्राम आ रहा है तो वो बहुत अच्छी तरह से कैच करेंगे। लेकिन अगर उनके स्तर का है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके स्तर का नहीं है तो उनके उस हिसाब से समझ नहीं आएगा। तो इसलिए लेके 8वीं से 9वीं 10वीं स्तर का जिस प्रकार बच्चा वो सुनता है तो वो अगर कुछ ना कुछ तो उसको हासिल होता ही है। और साथ ही क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को अलवर की आवाज के जरिए? तो सुनने वालों को मेरा यही मैसेज है, अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो बड़े लगन से, ध्यान से और अभ्यास करके बार बार उसी चीज को करें तो हम जरूर जीवन में सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। विश्राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, पहले से आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। जी मेरा नाम विश्राम है और मैं मोहन माध्यमिक विद्यालय में एसएस पढ़ाता हूँ 10th क्लास तक। अच्छा 10th क्लास तक एसएस पढ़ाते हैं, तो कितना समय हो गया आपको एसएस पढ़ाते हुए? मुझे सर 3 साल हो गए लगभग। 3 साल हो गए। और अगर हमारी गणित की बात करें, चूंकि हम गणित के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं आपके स्कूल में, रेडियो के थ्रू एक प्रोग्राम चलाया गया है गवर्नमेंट का कि भाई बच्चों का गणित आसान किया जाए, तो क्या समझते हैं आप किस तरह से बच्चों का गणित आसान हो सकता है? सर ये तो बच्चों का रुझान है, जो बच्चे रुचि लेके ज्यादा पढ़ेंगे तो उनका अच्छी तरह ज्ञान बढ़ेगा, और जो रुचि नहीं लेंगे तो फिर उतना ही है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दंगा ज्यादा करते हैं तो उनका पूर्ण ध्यान नहीं जाता है। तो टीचर का उद्देश्य बनता है कि सभी बच्चों को लगभग साथ लेकर ही चले। तो एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप भी एक फैकल्टी रहे हैं, एसएस पढ़ाते हैं, और गणित की अगर बात करें तो आपको गणित कैसा लगता था? सर मुझे तो टफ लगता था, क्योंकि मेरा गणित में नंबर भी कम आए थे 10th क्लास के अंदर भी। अच्छा। तो मुझे तो बहुत, उस समय की बात अलग है, पर अब सिलेबस भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो उस समय मुझे टफ लगता था। अच्छा उस समय आपको टफ लगता था, तो क्यों टफ लगता था? सर थोड़ा तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे तो टीचर भी थोड़ा ऐसे ध्यान देते थे उस समय। तो हमें इतना ज्ञान भी नहीं था, पूरे नॉलेज भी नहीं थी, तो सर ने टीचर क्लास ली नहीं ली, तो उस समय ऐसा ही था बस। अच्छा। इस वजह से मुझे टफ लगता था, क्योंकि समझाने वाला भी ठीक तरह से नहीं था कुछ। और कुछ फैमिली पढ़ी लिखी होती है तो वो भी थोड़ा ध्यान दिलाती है, पर हमारी फैमिली जो पीछे से अनपढ़ थी तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से टफ लगता था। क्योंकि अगर टीचर पूरे बच्चों पे ध्यान देंगे तो पूरे बच्चे फिर कुछ ना कुछ तो उनको समझ आएगा, तो उनकी नॉलेज भी ज्यादा बढ़ेगी। फैकल्टीज का भी फर्क पड़ता है सर। तो एक चीज आपसे जान जाएंगे, जैसे कि हमारा रेडियो से प्रोग्राम चल रहा है, रेडियो से गणित पढ़ाने का, गणित आसान करने का, 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों को रेडियो से आसान तरीके से गणित पढ़ाने का, डेली रूटीन लाइफ में किस तरह से हम गणित को रिलेट कर सकते हैं, तो कितना आप समझते हैं कि बच्चों को फायदा पहुंचा सकते हैं? सर जैसे बच्चा अगर रेगुलर सुनेगा तो उसे फायदा होगा, क्योंकि जितनी जानकारी बढ़ेगी, क्योंकि जो समझ नहीं आ रहा है या बकायदा स्कूल नहीं गया है तो लेसन छूट गया है, अगर वो रेडियो पर आ रहा है तो उसे सुनेगा तो उसकी जानकारी बढ़ेगी और उसके बारे में ज्ञान भी उसे होगा, तो इससे बच्चों का मैथ की तरफ रुझान भी अधिक होगा, क्योंकि उन्हें सरलता से अच्छी तरह वो मैथ समझ आएगी। पहली फैकल्टी मिली है जो गणित से खुद डरती थी, तो हम चाहेंगे कि आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो अब आपकी उस उम्र में होंगे जो बच्चे गणित से डरते हैं? मैं सर ये कहना चाहूंगा कि आपके टीचर वर्तमान समय में तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्कूल में चले जाओ,
प्रशासन भी जागरूक हो गया है तो सभी टीचरों पे ध्यान भी दिया जाता है। तो पूरी तरह बच्चों को भी उनकी तरफ रुझान देना चाहिए कि सर हमें पढ़ा रहे हैं तो हम भी पूरे ध्यान से उस चीज को, सब्जेक्ट को पढ़ें, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, SS हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई सा सब्जेक्ट हो, उसे पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो उनका रुझान बढ़ेगा और जानकारी बढ़ेगी। साथ ही चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे अलवर की आवाज के जरिए? मैं अलवर की आवाज के जरिए कहना चाहूंगा कि सभी को शिक्षित हो, सभी बच्चे ध्यान से अपना लक्ष्य प्राप्त करें और जो चाहते हैं वो हासिल करें और अच्छी तरह पढ़ाई में ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ अध्यापकों से भी हमने जाना कि गणित को कैसे आसान किया जा सकता है, किस तरह से उन्होंने गणित को लेकर अपनी पढ़ाई करी और किस तरह से गणित को उन्होंने आसान बनाया या उनके लिए मुश्किल रहा। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।